क्योंकि डिसिप्लिन भी दो टाइप का है। एक है तुम्हारा जो रोज का 8 से 10 घंटे वाला डिसिप्लिन है, एक जो लंबा 1 से 2 साल वाला डिसिप्लिन। बैक टू स्क्वायर वन, प्री नहीं हुआ एंड अगेन गिवन इंटरव्यू मीन समथिंग हैज बीन डिकोडेड। तो आप क्या अगर कुछ बोलोगे तो क्या आपने डिकोड करा है? न्यूज़पेपर आई थिंक मेरे ही जर्नी का तो पिलर रहा है न्यूज़पेपर। 10 माले की बिल्डिंग बनानी है तो पहले गड्ढा तो खोदना पड़ता है ना, नींव रखनी पड़ती है उसके लिए। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी वही नींव है आपकी तैयारी। प्रैक्टिस तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इनका नहीं हुआ, यही बोलूँगा कि मैं भी 2 बार इस पेन से गुजरा हूँ। तो इंसान इंटरव्यू तक पहुंचा है, उसका नाम लिस्ट में ज़रूर आएगा। इस अटेम्प्ट में नहीं आया पर अगले अटेम्प्ट में ज़रूर आएगा। तो ये मैं 100% कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद ये चीज़ देखी है। हमेशा ही वो दिमाग रखता हूँ कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो इसी कोशिश का एक जीता जागता उदाहरण है आज हमारे साथ तनुज पाठक, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 72 से 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप किया है। इनकी जर्नी को मैंने बहुत ही करीब से देखा है। ये मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है ही और आपके लिए भी आशा करता हूँ जरूर रहेंगे। तो वी वेलकम तनुज पाठक। तनुज भाई, हम लोगों ने ऑफ कैमरा तो बहुत मौज मस्ती करी है, तो आज कुछ थोड़ी फॉर्मल टॉक, थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। तो कैसा था आपका पहला रिएक्शन जब रिजल्ट देखा आपने होली पीडीएफ में? हाँ, मतलब एक्चुअली उस टाइम मैं थोड़ा सो रहा था, मतलब उठा हुआ नहीं था। हाँ, पता है मुझे। तो एक फ्रेंड का कॉल आया, तब तक ऐसा हुआ कि मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था, तो मैं कांग्रेट्स तो था। तो इतना अश्योर था कि लिस्ट में नाम है। तो उस टाइम मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ कि भाई लिस्ट में नाम है एटलीस्ट। फिर जब फोन आया उसने बताया कि भाई AIR 72 है, तो फिर तो और भी रिलैक्स हो गया एकदम कि हाँ साइकिल खत्म हुई, बाहर निकले साइकिल से और जो मेहनत थी सफल हुई। तो पहला तो आई गेस यही रिएक्शन था कि एक रिलैक्स की फीलिंग थी, कामनेस की फीलिंग थी और एक खुशी भी थी। तो बिल्कुल। हाँ जी। पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया? कैसा था, मतलब वो क्या माहौल था जब आपने बोला? मतलब मम्मी साथ में थी मेरी जब कॉल आया। अच्छा, साथ में रिजल्ट देखा? हाँ, तो मम्मी को बोला मैंने बन गया IAS करके। क्या क्या बिल्कुल। हाँ, मतलब काफ़ी इमोशनल माहौल हो गया था उस टाइम, हो ही जाता पता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो 5-7 मिनट इमोशनल माहौल था। उसके बाद जाके ठीक है, सेटल डाउन हुआ, थोड़ा बैठे, पानी वानी पिया, फिर जाके थोड़ा ठीक हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप IIT से हैं, IIT रुड़की से आपने मेट्रोलॉजी करी, तो कैसे आपने सोचा सिविल सर्विसेज के बारे में? मतलब आप तो IITian हैं, वैसे ही कुछ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। तो वाई, हु इंस्पायर्ड यू? सर एक्चुअली ये बात जब 3rd ईयर में था मैं, शिवम भाई, तो उस टाइम कुछ एलमनाइज थे हमारे कॉलेज के जो IAS IPS थे, तो उनसे मुलाकात होने का सौभाग्य मिला था। और कुछ फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक था कि एक ना एक बार इसको अटेम्प्ट ज़रूर देना है। पर 4th ईयर जब कंप्लीट हुआ तो उस टाइम ये क्या था कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बनना है, थोड़ा दुनिया जहान घूमना भी है। तो 2 साल हो गए, उसके बाद मुझे लगा कि जो एक ड्रीम सोचा था उसको एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए। तो बेसिकली यही था मेरा मोटिवेशन, 3rd ईयर से यही उठा था, जो कि मैंने 2 साल जॉब करने के बाद फिर से कोर्स शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं अगर बताऊं सर के बारे में, तो तनुज भाई ने 3 इंटरव्यू दिए हैं, 3 अटेम्प्ट में 3 इंटरव्यू दिए हैं। इसका मतलब कुछ तो फंडामेंटली यू हैव क्रैक्ड इट, मतलब कुछ तो डिकोड कर लिया है पैटर्न। क्योंकि ये होता है कि एक बार मेंस दे दिया या इंटरव्यू दे दिया, फिर यू बैक टू स्क्वायर वन, प्री नहीं हुआ एंड अगेन गिवन इंटरव्यू मीन समथिंग हैज बीन डिकोडेड। तो आप क्या अगर कुछ बोलोगे तो क्या आपने डिकोड करा है? हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी IAS। टू मेक योर प्रिपरेशन ईजी एंड इफेक्टिव, वी आर लॉन्चिंग अवर न्यू ऑफलाइन बैचेस। इंग्लिश मीडियम के लिए ओल्ड राजेंद्र नगर में 29 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। मुखर्जी नगर में 24 अप्रैल से हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए स्टार्ट होने जा रहा है एंड 2 मई से हमारा प्रयागराज सेंटर में नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट अवर सेंटर्स। हमारे सेंटर्स का एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सर बहुत ही शॉर्ट में बताऊँ आपको क्या डिकोड किया है, वो तो मुझे लगता है कि रिवीजन एक चीज़ है, आप जितनी बार रिवाइज करोगे वो चीज़ ना आपके दिमाग में उतनी बार वो चीज़ है रजिस्टर होती रहेगी। रजिस्टर में तो छपती जाती है, जो एकदम हाँ प्रॉपर वर्ड है, छपती जाती है वो चीज़, तो आप भूलते नहीं हो कभी भी। तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतना बेटर है। दूसरा मेरे को लगता है कि जो प्रैक्टिस करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली।
चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो मुझे लगता है प्रैक्टिस ही है। बिल्कुल, जितने आप टेस्ट पेपर दोगे उतना कम है, तो मतलब कोई नंबर आप डिसाइड मत करो खुद के लिए। हाँ, नंबर अगर है तो वह है कि एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। हाँ, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ है। हाँ, और इसके अलावा आई गेस आपको डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है इस पूरी तैयारी के साथ। हाँ, तो क्योंकि डिसिप्लिन भी दो टाइप का है, एक है तुम्हारा जो रोज़ का 8 से 10 घंटे वाला डिसिप्लिन है, एक जो लंबा 1 से 2 साल वाला डिसिप्लिन है। करेक्ट, स्प्रिंट नहीं है, मैराथन। हाँ, मैराथन, और दोनों ही मतलब कहने सुनने में आसान लगता है, पर वो दोनों टाइप का डिसिप्लिन जो है, पर डे वाला और ईयर लॉन्ग वाला, डिफिकल्ट है मेंटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक ये तो 3 चीज़ें हैं। वही इस पे जैसे कहते हैं ना कि आया तो हर एक परिंदा है, मगर जो बस उड़ सका वही जिंदा है। अरे तो मतलब तैयारी तो सभी शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो सस्टेन कर पाना उस चीज़ को, तो वेरी गुड। आपकी शायरियों के तो चर्चे काफ़ी हैं। और तो आप ये बताइए, तो अब आप बताइए, शुरू करें कुछ प्रीलिम्स मेंस के बारे में डिस्कस करें थोड़ा, लोग वही सुनना चाहते हैं आजकल बच्चे। अच्छा, एक बताइए, न्यूज़पेपर, जैसे मेरे से बहुत काफ़ी लर्नर्स पूछते हैं अखबार के बारे में, तो आपका क्या व्यू है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन दिस एग्जामिनेशन? इज इट सो मच लाइक इतना बज़वर्ड है न्यूज़पेपर, आंसर राइटिंग, क्या है क्या? न्यूज़पेपर आई थिंक मेरी जर्नी का तो पिलर रहा है न्यूज़पेपर। और मुझे लगता है इस पूरी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको अवेयर रहना पड़ता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी पॉलिटी में क्या चल रहा है, सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं, सरकार क्या पॉलिसीज नीति ला रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ से आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। तो इसलिए अखबार का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरे को लगता है। तो 2021 वाले अटैम्प्ट में तो मैंने इनफैक्ट 2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों ही पढ़ता था। पर लेटर टाइम मिल जाता था सर, निकालना पड़ता था। मुझे लगता है कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, एक तो पहले चीज़ इंटरेस्टिंग था मेरे न्यूज़पेपर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि नई चीज़ जानने को मिलती थी, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो नहीं था। तो जब मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करी तो कुछ नया चीज़ थी, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये चीज़, तो इसलिए मैंने दोनों अखबार पढ़ना चालू किया। पर फिर वही, क्योंकि चीज़ें इतनी पढ़ने को हो जाती हैं, तो फिर 2022 वाला अटेम्प्ट से मैं द हिंदू में शिफ्ट कर गया था। अच्छा, हाँ, तो कितना रेगुलरली पढ़ा है मैंने अखबार, मतलब पूरा प्रिपरेशन में ना, प्री मेंस इंटरव्यू हमेशा। अच्छा, एक बड़ा क्वेश्चन होता है ये, मतलब बड़ा मिथ है कि कितनी देर पढ़ना चाहिए अखबार, लाइक हाउ मच टाइम यू शुड डिवोट इन द न्यूज़पेपर, बिकॉज नाउ डेज बहुत अच्छी मंथली कंपाइलेशंस आ गई हैं डिफरेंट कोचिंग्स की, सो पीपल आर सब्स्टिट्यूटिंग न्यूज़पेपर्स विद मैगजीन्स, सो आई बिलीव इट कैन कॉम्प्लीमेंट, इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? टोटली अग्री, मैं भी आपसे अग्री करूंगा कि न्यूज़पेपर जो है आपका बेडरॉक है प्रिपरेशन का, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको आपने जो बोला आप उसको कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें कभी छूट जाती हैं न्यूज़पेपर में, या आपको रिवाइज करने के लिए वहाँ पे जो मंथली करंट की जो मैगजीन्स आती हैं, फिलिंग द गैप्स के लिए, हाँ, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो वो पॉसिबल मुझे लगता है कि आपने नहीं बनाए थे, मैं नहीं बनाए थे, और मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा रोज़ ये काम करना। तो वहाँ पे जो मंथली मैगजीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आती हैं, उसके थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हो। डेफिनेटली, वन मंथली मैगजीन एनी, हाँ, मंथली मैगजीन कोई भी उठा लीजिए, आप कोई भी उठा लीजिए, बाकी आप इतनी सारी आती है, कोई भी उठा लीजिए, स्टैंडर्ड मैगजीन उठा लो। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ये बताओ, प्री में आपने क्या ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करी कि आपने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया? लाइक वी नो द बुक सोर्स, एवरीथिंग वी नो, बट इफ यू हैव टू से सम फंडामेंटल्स 2-3 थिंग्स कि भाई ये करनी चाहिए, चाहे वो मॉक पेपर्स हो, चाहे वो स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना हो, है ना, इस तरीके से आप कुछ अगर बताना चाहो। मतलब मेरे को लगता है 4-5 चीज़ें होती हैं ये चीज़ करने के लिए। सबसे पहले तो वही जो स्टैटिक बुक्स हैं, जो एनसीईआरटीज हो गई या टेक्स्ट बुक्स हो गई, उनका मल्टीपल रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो है। दूसरा जो हमारा करंट अफेयर्स की अच्छी नॉलेज होना, और पूरे साल भर करंट अफेयर्स पढ़ना भी और उसको रिवाइज भी करते रहना, ताकि एग्जाम में वो भूलो ना आप। करेक्ट। तीसरा एक जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का मैं जितना कम बोलूँगा उतना कम है वो चीज़। एग्जैक्टली। हाँ, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, और उसके बाद उसकी एनालिसिस पेपर की, मतलब जब आपने प्रैक्टिस करी, आपने 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, तो फिर आप 2 घंटे बैठो उस पेपर को लेकर, सारे सॉल्यूशन पढ़ो, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पढ़ो, जहाँ पे मिस्टेक करी है आपने तुरंत वो चीज़ नोट डाउन करो एक जगह नोट में, या आपको जो क्वेश्चन नहीं आता था उसको नोट डाउन करो अपनी नोट की कॉपी में, और फिर नोट जो बने उनको रिवाइज करो। हाँ, ताकि जो अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ था तो दोबारा गलत ना हो। हाँ, तो मुझे, और फाइनली पीवाईक्यूज, जो प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज हैं, मतलब वो तो आपका नॉर्थ पोल है इस पूरी प्रिपरेशन में। हाँ, मतलब गाइडिंग लाइट है आपकी। अगर वो आप छोड़ने की गलती कर रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ब्लेंडर है, क्योंकि 2 चीज़ें हैं उसमें भी ना सर। एक ये है कि
कभी कभी डायरेक्टली उठ के जाते हैं PYQs, नहीं तो ऑप्शन से कुछ बन जाता है और बाकी आपको बताता है कि आपको पढ़ना क्या है, यू कैन डिकोड द पैटर्न ना। कोई गेम जब खेल रहा है उसके रूल्स तो वहीं से पता लगेंगे ना। हाँ जी, तो ये है चीज़ें। ठीक है। अच्छा, आपने से NCERT का मेंशन किया, तो एक ये भी अच्छा मिथ है कि भाई NCERT पढ़नी भी, स्कूल के लेवल की बुक है, बच्चों वाली बुक है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी की NCERT, तो पीपल से लक्ष्मीकांत डायरेक्टली पढ़ो, NCERT फॉर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए तो क्यों पढ़ना है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो। तो व्हाट इज द रोल ऑफ NCERT स्पेसिफिकली, अगर आप बोलो कितनी इंपॉर्टेंस, कितना महत्व रखती है ये? हाँ, मतलब बोलते ना कि आपको मान लो 10 माले की बिल्डिंग बनानी है तो पहले गड्ढा तो खोदना पड़ता है ना, नींव रखनी पड़ती है उसके लिए। तो मुझे लगता है NCERT वही नींव है आपकी तैयारी की। एग्जैक्टली। और NCERT में ये नहीं बोलूंगा कि आप 6th से पढ़ो, वो कोई जरूरत नहीं है। 11th-12th की NCERTs पढ़ना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब पॉलिटी की आई गेस 11th क्लास की 2 NCERTs आती हैं पॉलिटी की, हाँ, वो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको संविधान आखिर है क्या, हमारे देश की राज्य व्यवस्था है क्या, वो समझ में आती वहीं से है। लक्ष्मीकांत डायरेक्टली उठाओगे तो ना वो चीज़ आप मिस कर दोगे, जो आपका बेस है ना वो मिस करोगे ना कहीं। तो पॉलिटी की NCERT हो गई, हिस्ट्री की तो आई गेस प्रीलिम्स का एंटायर प्रिपरेशन NCERT से होता है, वो ओल्ड NCERT से जो पढ़ते हैं तो पूरा एंटायर प्रिपरेशन ही उसका है, बॉर्डर हटा के। उसके अलावा इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक वाली बुक हो गई। ज्योग्राफी के लिए NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। काफ़ी सारे टॉपर्स तो उसके अलावा कुछ और पढ़ते भी नहीं है NCERT के अलावा। हाँ, जैसा वो पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, बट मोस्टली फोकस NCERT पे। करेक्ट। तो पूरी प्रिपरेशन की नींव तो NCERT ही है मुझे लगता है। उसको इग्नोर करना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, उसको तो नहीं रिप्लेस नहीं करा सकता उन चीज़ों को भी। अच्छा, लास्ट ईयर का जो प्रीलिम्स था, इट वाज अ शॉकर टू एवरीवन, वी ऑल नो दैट, एंड कट ऑफ ऑफ UPSC सेइंग इट्स अ टेस्टिमनी बिकॉज़ 75 पे आ गई है ना, जनरल कैटेगरी की। तो आपने कैसे उसको मतलब ऑन द स्पॉट हैंडल किया, मतलब क्योंकि एक तो क्वेश्चन भी डिफिकल्ट प्लस ऑप्शनल का लेवल भी बदल दिया बिल्कुल ही, है ना, पेयर वाले क्वेश्चन ये सब। तो एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, व्हाट इज योर टेक, जैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो पेयर वाला जो क्वेश्चन दिए, इट इज नॉट अ राइट असेसमेंट टू जज अ कैपेबिलिटी। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा है A और D आंसर सही है, मुझे लग रहा है B और C सही है, एंड वी बोथ मार्क्ड ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, वी बोथ आर करेक्ट, दोनों सही बात, जबकि हम दोनों की नॉलेज डिफरेंट थी उसमें, डिफरेंट थी, हाँ, है ना। तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? मुझे भी लगता है कि इस बार का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। सिंपल सा फैक्ट है कि उसमें एलिमिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एलिमिनेशन ही एलिमिनेटेड हो गया। हाँ, डिफिकल्ट हो गया बहुत ज़्यादा करना, मतलब पूरी तरह से नहीं, फिर भी कुछ हद तक UPSC ने ट्राई किया कि एलिमिनेशन को खत्म किया जाए, तो इसकी वजह से पेपर डिफिकल्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि आपको ना नॉलेज गेन करने में और मेहनत करनी है, तभी वो क्योंकि आपको एब्सोल्युटली सही आंसर क्या है पता होना चाहिए, तभी आपके ऑप्शन मार्क हो पाएंगे। करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या और डेप्थ में थोड़ा पढ़ने की जरूरत है और ज़्यादा रिवाइज करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर ये क्या, अब एक लेवल आपको और एक नॉच और ऊपर करना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, ऐसा पेपर आएगा। अब देखो 2022 में 13 क्वेश्चन आए थे ऐसे वाले, वो ट्रेलर था, वो UPSC ने ट्रेलर दिया था कि भाई ये है, असली मूवी दिखाई है 2023 में। अब आगे 24 में पता नहीं चलो क्या होगा, आप तो मूवी को नहीं देखोगे। हाँ, तो पर क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट हो रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है प्रीलिम्स में, डेफिनेटली। तो आई गेस मेहनत भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली प्रीलिम्स में। बिल्कुल। What do you think, that do we need to diversify the sources or do we go need to go in depth प्रीलिम्स के लिए? हाँ, मतलब आई गेस इन डेप्थ मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा। हाँ, मतलब अब ज़्यादा रिवीजन बढ़ाओ, करंट अफेयर्स को और ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, मॉक्स ज़्यादा लगाओ। भाई करंट अफेयर्स काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू आप करंट अफेयर्स जान सकते हो, देश में क्या चल रहा है। इनफैक्ट तो आजकल तो आप ChatGPT, जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, इतना मतलब एजुकेशन डेमोक्रेटाइजेशन तो हो चुका है। जब से डिजिटल रिवॉल्यूशन आया, इंटरनेट रिवॉल्यूशन आया, तब से एजुकेशन जो है अवेलेबल है लोगों के पास। आप इंटरनेट का अच्छा यूज कर रहे हो तो यू कैन वेरी वेल डू वेरी गुड इन कोई भी एग्जाम हो गया, ये तो ठीक है एग्जाम, कोई भी एग्जाम मतलब इट इज सिंपलीफाइंग योर जॉब। हाँ, तो दोनों ये लगता है आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, बट सिलेबस से स्टिक रहना है, ऐसा नहीं है कि कुछ और कुछ भी अंडर द सन पढ़ रहे हो। हाँ, तो वो नहीं है, सिलेबस से तो आपको स्टिक रहना ही पड़ेगा, स्टिक रहना पड़ेगा। बाकी इन डेप्थ भी आपको पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से प्रीलिम्स का पेपर आ रहे हैं। अच्छा, ये तो ही की बात, ये तो चलो हो गया। अब ये जो CSET का हुआ है, ये तो आपको पता ही है। हाँ। पिछले 2-3 साल से जो CSET का हुआ बन गया है, हालांकि आप तो IITian हो, बट स्टिल आई हैव सीन मेनी IITians आल्सो, बीटेक पीपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, जो नहीं कर पा रहे हैं क्लियर। सो इज इट बिकॉज ऑफ दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, मतलब या सच में UPSC ने थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया है, कैट लेवल पे ले आए हैं, या ऐसा कुछ हुआ बन गया है? तो व्हाट इज योर टेक, और कैसे अगर आप बोलोगे 1-2 चीज लाइन में कि एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए उसके लिए? मतलब तो दोनों ही जो आपने चीज़ बोली वो कहीं ना कहीं सही है। हाँ, पहला चीज़ तो CSET का लेवल डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि मैंने भी जो दिया था मैथ्स के क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बट उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। दूसरा, मैं भी और मेरे साथ जितने दोस्त हैं या इनफैक्ट बहुत लोग हैं CSET को नेगलेक्ट भी करते ही थे एक तरीके से, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आप अगर 2021 से पहले के पेपर देखोगे
तो वो रिलेटिवली ईजी होते थे, मैथ्स के क्वेश्चन भी और इंग्लिश भी। पर वो लेवल भी कहीं ना कहीं यूपीएससी ऊपर ले गई है, अब उसको भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर ले लिया गया है। तो दोनों ही रीज़न है, सीसेट में नंबर कमाने के या फिर सीसेट की वजह से रह जाने के। तो अब मुझे लगता है कि करना क्या चाहिए, पहली चीज़ पेपर लगाओ। हाँ वो तो है ही, प्रैक्टिस तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो और कोई बुक पढ़नी चाहिए, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब जो अपने पढ़ते थे, क्वांट वांट। तो मैं तो नहीं मानता ये चीज़, मैं मानता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा बेटर है आप उसको इम्प्लीमेंट कैसा कर रहे हैं। ये मानता हूँ कि 1 घंटा आप पूरा मैथ्स को दो और 1 घंटा पूरा इंग्लिश को दो। अच्छा। मतलब इंग्लिश को हाँ प्रॉपर टाइम देने की जरूरत है अब। करेक्ट। तो आपने 1 घंटा मैथ्स दिया, 1 घंटा इंग्लिश करिए, और इंग्लिश में अगर टाइम बच गया तो वापस मैथ्स में आ जाओ। हाँ समझ गया। इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है कि मतलब हम मैथ्स लोग से पूरा रिलाई नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग की मेंटालिटी रहती है कि हाँ ठीक है मैथ्स के भरोसे हम निकाल लेंगे। करेक्ट। अब वो नहीं रह गया, आपको इंग्लिश को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देनी जितनी मैथ्स को देनी है, या वाइस वर्सा। जो लोग इंग्लिश को देते हैं उनको मैथ्स को भी उतनी इंपॉर्टेंस देते इंग्लिश को देनी थी। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए आप इंग्लिश का तो मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आप PYQs बहुत अच्छे हैं। कोचिंग के मॉक पेपर्स, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। या जैसे सीसेट में ऑलमोस्ट 4 चीज़ें आती है मैथ्स में जो मैं नोटिस करता हूँ। एक तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और आजकल ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और इससे प्रोबेबिलिटी से बढ़ गए। तो ये जो टॉपिक्स हैं आखिरी जो है PNC और प्रोबेबिलिटी, थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स माने जाते हैं, हमारे टाइम में भी बहुत डिफिकल्ट माने जाते थे। तो मोस्टली नंबर सिस्टम में फोकस करना जरूरी है। स्मार्टली खेलना है। हाँ स्मार्ट, हाँ प्ले स्मार्ट, कि 27 क्वेश्चन सही करने नेट। हाँ तो कैसे भी करके 30-35 तक सही कर दो। हाँ, नंबर सिस्टम, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटिवली इजी होते हैं, तो गो फॉर दोस क्वेश्चंस। उसके बाद अगर 12-15 क्वेश्चन हो जाए तो गो फॉर ऑल द इंग्लिश क्वेश्चन खत्म करो। फिर टाइम बच जाए तो देन गो टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी और बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्मार्टली अब मैन्यूवर करना पड़ेगा, थोड़ा सबको करके निकाल लो, है ना। चलो ये तो हो गई प्रीलिम्स की बात अपनी चली। अब मेंस भी आपने हर बार निकाला है। अच्छा, आपके साथ तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये नहीं हुआ, क्या इंप्रूव किया। तो मेंस में आपने ऐसा क्या है कि हर बार निकाला, तो व्हाट आर द फंडामेंटल्स अपार्ट फ्रॉम वी नो दैट GS1 की स्ट्रेटजी, 2, 3, 4 की स्ट्रेटजी, विल कम टू इथिक्स और ऐसे के लिए और ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल में तो आपने यू डिड वेरी ग्रेट 308 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी। सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज यू फॉलोड इन दैट 100 डेज और 90 डेज? तो बेसिकली मेरा फोकस ये होता था कि मुझे जो मेरे नोट्स हैं उनको एक जगह कंपाइल करना है उस टाइम में, ठीक है। वैल्यूएशन करना है जो मैं कर सकता हूँ एज मैक्स एज पॉसिबल, और रिवाइज करनी चीज़ें, मतलब ऐसी रिवाइज करनी है कि अब याद, अब वो मेंस का स्टेज में ना थोड़ा आपको रटने वाला काम भी करना पड़ता है। करेक्ट। हाँ, वो करना पड़ता है, डेलिबरेटली करना पड़ेगा। हाँ, अब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, उसके क्या फीचर्स हैं, तो वी कैन नॉट मेक इट ना, वो तो है ही जो है। हाँ, क्योंकि आपको आंसर में वैल्यूएशन जो करते हैं, डेटा आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है, तो ये चीज़ करना पड़ता है उस टाइम। दिस फॉर वैल्यूएशन के लिए स्पेशली। ठीक है। तो आंसर राइटिंग के बारे में आप बोलो कि कितना मतलब प्रैक्टिस करी आपने, पढ़ने को कितना समय दिया और लिखने को कितना समय दिया, मतलब ये फाइन बैलेंस कैसे बनाएं, क्योंकि उस कम समय में आदमी सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें कि लिखें ज़्यादा। तो स्टार्टिंग के फेज में मैं 3-4 आंसर्स रोज लिखने लग गया था कि मतलब अच्छा, डेली? हाँ, प्रैक्टिस में रहे, 3-4 आंसर डेली लिखे, और फिर एक वीक के एंड में एक टेस्ट, फुल एंड टेस्ट दे दिया। ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही चलता था, और टुवर्ड्स दी एंड जब 1 दिन में रह जाता था तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल एंड टेस्ट बढ़ जाते थे। ओके। हर ऑल्टरनेट डे 1 दिन दे दिया। फिर फाइनली अभ्यास जो विजन का होता है, या फिर फोरम का सिमुलेटर होता है, या कहीं बाकी जगह होता है, तो वो एक चीज दे देता है कि उससे ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है प्रैक्टिस ही जो मैंने करी है कहीं ना कहीं वही मुझे हेल्प करता था डेफिनेटली मेंस क्लियर करने में भी। यस। बाकी वैल्यू एडिशन जो हम करते थे, हाँ, GS2-3 के लिए, GS2-3 के लिए स्पेशली, GS1 में डायग्राम्स की प्रैक्टिस, मैप्स की प्रैक्टिस बहुत करते थे। 4 में एग्जांपल्स, इथिक्स 4th में एग्जांपल्स हो गए, कोट्स हो गए, या एक आधा शायरी जैसे आप करते हैं वो लिख दी, तो बिल्कुल वैसा कुछ। हाँ, तो इस टाइप से। तो अच्छा, आपने एंथ्रोपोलॉजी के लिए क्या किया, बिकॉज यू डिड वेरी ग्रेट, मतलब आई थिंक इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, वन ऑफ द वीक, मतलब काफी अच्छे मार्क्स आए एंथ्रो ऑप्शनल वालों के। हाँ, तो ठीक मार्क्स मैं बोलूंगा वो। अच्छा, तो कैसा आपका 300 प्लस का ये सीक्रेट मंत्रा क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? जस्ट रिवीजन एंड आंसर राइटिंग? मतलब अब मेरा मानना है तीसरे अटेम्प्ट में कि ऑप्शनल में ना थोड़ा आपको PhD करनी पड़ती है, थोड़ा डेप्थ। 300 नंबर लाने हैं तो ऑप्शनल में PhD करनी बहुत जरूरी मेरे को लगता है, कि मतलब बहुत घुस के आप घुसना पड़ेगा ऑप्शनल। 300 नंबर लाने तो घुसना पड़ेगा ऑप्शनल में। तो ये जो टीचर्स कहते हैं कि हमारे नोट्स पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, सब मिथ है? मतलब मैं नहीं मानता इस चीज़ में। मैं मानता हूँ कि आपको ऑप्शनल में खुद से बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की बात कर लूँ मैं, तो एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स में डिमांड होती है कि आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दो कोई भी आंसर लिखने का। करेक्ट। तो आप जेनरिक आंसर नहीं लिख सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसा आता है, जब आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम जानते कोट करते हो, जब आप उनकी बुक्स वर्क कोट करते हो और उनका सपोर्ट लेके अपने आर्गुमेंट
को बैक करते हो उससे। हाँ डेफिनेटली हाँ, तभी आपको नंबर मिलते हैं। आई थिंक दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, हाँ, ऑलमोस्ट ऑल सोशियोलॉजी और सब ऑप्शन है ना। उसके अलावा आपको खुद से मेहनत करके केस स्टडीज ढूंढनी है, ट्राइबल्स के ऊपर जो केस स्टडीज हैं, कैसे वो डिस्प्लेसमेंट फेस करते हैं या उनके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कम क्यों है हमारे देश कोई में। सोर्सेज आप बताओ अगर योजना कुरुक्षेत्र ऐसा कुछ। नहीं, एक राज्यसभा टीवी चैनल है, यस यस यस, उसका एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री आती है मैं भी भारत करके। अच्छा हाँ, तो उस मैं भी भारत में उन्होंने इंडिया के बहुत सारे ट्राइबल्स को कवर किया, उनकी डे टू डे लाइफ क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, सरकार ने क्या क्या किया है उन लोगों के लिए। तो RSTV जो है, ये मैं भी भारत जो टीवी सीरीज है, इससे आप लगभग इंडिया के 45 से 50 जो हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है या जान सकते हो। डेफिनेटली। और जब आप उसको अपने आंसर में लिखते हो तो ऑब्वियसली नंबर हाँ, बढ़ेंगे। आंसर जो आपका स्टैंड आउट करता है, बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करता है। और क्योंकि कॉपी जो चेक कर रहे हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर लोग ही करते हैं डेफिनेटली, शायद, मेरे ख्याल से। मतलब हाँ, ऑफ कोर्स वही एक्सपर्ट्स ही करते होंगे, तो उनको मेरे को लगता है अच्छा लगता होगा वो चीज़। यस यस यस। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मैंने इस बार किया उस चीज़ में, ठीक तो है, वही मेरे को लगता है कहीं वही ना चीज़ कहीं वर्क डिफरेंस किया। मतलब मेरे पूछने का पर्पस ये था कि ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग ने ग्रेट करना है, उसी चीज को थोड़ा ज्यादा रिसर्च करके लिखो, प्रैक्टिस करो, वो आंसर्स में झलकना चाहिए। हाँ, मतलब एक ही आंसर को कैसे आप और इम्प्रूव कर सकते हो। नंबर ऑफ ऑथर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बढ़ाओ, नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाओ उसमें कि हाँ भाई इसको कोड करके ये आ रहा है, डेटा कोड कर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का पूरे जो डेटा जारी करती है वो आप यूज करो, उसको यूज करो। तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट डालती है आपके आंसर्स में। और तनुज भाई, जैसे ये तो ऑल्दो इट्स अ वेरी क्लीशे क्वेश्चन, वी ऑल नो कि कितने घंटे पढ़ना है, बट फिर भी एवरीवन वांट्स टू हियर, बिकॉज देखो जिसकी फेस वैल्यू उसके मुंह से सुनने में क्रेडिबिलिटी आती है कि भैया इतने घंटे पढ़ाई करते थे हम। तो आपके हिसाब से क्या था, एक तो आप लेट नाइट पढ़ते थे, अर्ली मॉर्निंग पढ़ते थे, या फिर और दूसरी चीज कितने घंटे आप देते थे, हाउ मच टाइम यू डिवोट लगभग अराउंड मेंस का टाइम स्पेशली? तो स्टार्ट बताता हूँ। मोस्टली इन जनरल जब टाइम नहीं होता था प्री और एग्जाम से पहले की जब टाइम, उसमें 8 से 9 घंटे आई वुड स्पेंड ऑन स्टडीज, एवरेज 8 घंटे मान लीजिए आप। परफेक्ट। और प्रीलिम्स से बात आता तो वही नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप टेस्ट देने होते हैं, एनालाइज करना होता है, तो ये 12 से 13 घंटे जाता है। फिर प्री और मेंस के बीच में ये 12 से 13 घंटे आपको सस्टेन करने पड़ते हैं थ्रू आउट 3 मंथ्स। डिफिकल्ट काम है, और थ्रू आउट एंड आपको 15 घंटे 16 घंटे जितना मैक्सिमम खींच सको आप, वो नेचुरली आई थिंक बढ़ जाता है एंजाइटी में, खींचना पड़ता है। एंजाइटी नहीं, आपको ना पता होता है कि आप इतने से दूर हो, हाँ इतना दूर हो, आपको पता होता है। यस। तो फिर आप उसमें हिचकते नहीं हो कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा मेहनत कर, हाँ कर लूंगा मैं वाला हिसाब होता है। तो मतलब ले दे के वही वाली बात है कि ये सब मिथ है कि 18 घंटे 16 घंटे, ले दे के एवरेज 10-12 घंटे ही पढ़ना है, 8-10 घंटे उसी में ही होगा। रोबोट तो है नहीं, एग्जैक्टली 18 घंटे नहीं पढ़ सकता, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताओ कि जैसे जब आप बोर होते थे या कुछ इस तरीके से आपका मन नहीं हो रहा है, बिकॉज आवर लाइफ गोज इन दिस, बिल्कुल है ना, क्योंकि देखो ECG में भी अगर प्लेन लाइन आ जाए तो इंसान डेड हो गया, तो लाइफ गोज लाइक साइन वेव। सही बात है। तो अप्स एंड डाउन्स, टफ एंड क्रस्ट आएंगे। तो आपके हिसाब से जब आता था डाउन सा, कुछ नहीं पढ़ने का मूड हो रहा है, आपको लगता था छोड़ो यार, सब लोग पैकेज लेके बैठे, तो कैसे आप मोटिवेट करते थे खुद को? सेकेंडली, व्हाट फन एक्टिविटीज या हॉबीज यू इनकलकेटेड इन योर स्टडी करिकुलम व्हिच यू यूज्ड टू फॉलो? कुछ आप बताओ। मुझे लगता है कि ना आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना मोटिवेशन दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मैं यही करता था कि कभी भी थोड़ा डीमोटिवेशन हुआ या लगा कि भाई मोनोटोनस रूटीन हो रहा है, तो किसी अच्छे दोस्त को फ़ोन घुमा लिया, आधे घंटे बात कर ली, तो काफ़ी अच्छा लगता था उससे बात करके। वो लोग मोटिवेट करते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, जब भी अगर तेरे को छोड़ना होगा यहाँ से, जिस दिन आ जाएगा उस दिन मार्केट में अच्छी तेरे को जॉब मिल जाएगी। एग्जैक्टली। तो मुझे कहीं पता था कि हाँ मेरे को जॉब मिल जाएगी, इसका इशू नहीं है, फॉल बैक ऑप्शन है इतना स्ट्रांग, तो घबरा क्यों रहे हो, घबरा खेलो। हाँ, तो क्योंकि वो लोग अब अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, अधिकतर जो दोस्त हैं अच्छी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, तो मेरे पास था कि कोई इशू नहीं है, तो वहाँ से मोटिवेशन आ जाती थी। बाकी टाइम स्पेंड करने के लिए मैं, हॉबी वगैरह कुछ? हाँ, मतलब मेरे को मोटरसाइकिल चलाना काफ़ी पसंद है, तो मैं, और मेरा घर फुटिल्स में, नैनीताल से रहता हूँ मैं, हाँ, तो वहाँ पे बाइक लेके चले जाता था, कहीं भी नदी किनारे बैठ जाते थे आधे घंटे के लिए, हाँ, या फिर थोड़ा सा घूम घाम के वापस आ गए रूम में, तो अच्छा लगता था, काफ़ी फ्रेश फील होता था, मतलब ऑर्गेनिकली बस थोड़ा। हाँ, नेचर के साथ, जब आप नेचर में बैठते हो ना 10 मिनट 15 मिनट, तो अपने आप पता नहीं वो क्या है, नेचर में कैसी एनर्जी है, हाँ कैसी एनर्जी है, दैट कॉस्मोस, यस, हाँ, आपको खुद ही वो रिफ्रेश रिजुविनेट कर देता है 10 मिनट के अंदर ही। आई थिंक बिकॉज क्योंकि फंडामेंटली हम वही हैं, हम लोग आर्टिफिशियली अपने आप को कैद कर रहे हैं ना इन बिल्डिंग्स में, क्योंकि हम नेचुरल कनेक्शन में जाएंगे तो खुद ही एक चार्ज फील करेंगे। हाँ, सो दैट इज इट। इसके अलावा अगर मेरे को लगता है कि लोगों को भी ना 1 घंटा वॉक कर सकते हैं, हाँ, स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गिटार बजा सकते हैं, मतलब कुछ भी आप
दिन में 1 आध घंटा ऐसी चीज़ करिए जो कि इससे रिलेटेड ना हो। डेफिनेटली। हाँ, वरना ना बहुत ही मोनोटोनस लाइफ हो जाती है और बिल्कुल, डिमोटिवेशन, बोरिंग, एग्जैक्टली, संघर्ष डबल हो जाते हैं लाइफ संघर्ष के। डबल हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल मतलब एंजॉय करना है ना इसको। यही मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लोगों को लगता है अरे नहीं, पूरा बिल्कुल तपस्या ही है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू टॉक टू अवर लव्ड वंस, सबसे करो, मतलब ना एंजॉय करते हुए जर्नी को ट्रेस करो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो अच्छा, आपने हॉबी में यही सब आप करते थे? यही सब करता था मैं, बाइक वाइक एंजॉय करते थे? मूवीज देख लेता था बीच बीच में, वेब सीरीज देख लेता बीच बीच में, लोगों से बात कर लेता था, टहल लेता था, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी रिसेंटली जैसे आपको पता ही है, हम लोग बात भी कर रहे थे इस बारे में एक बार, संजीव सान्याल जो अपने इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने बोला था कि हर कोई यूपीएससी में जा रहा है, ये यूथ अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहा है, इट्स अ पॉवर्टी ऑफ एस्पिरेशंस। ऑल्दो ही डज नॉट मेंट इन दैट वे, ही वांटेड टू से कि दोज हु आर रियली विलिंग टू ज्वाइन, ओनली दोज शुड कम, है ना। व्हाई नॉट टू बिकम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर्स। सिर्फ यूपीएससी में क्यों भागना भैया, कलेक्टर ही बनना है क्या? तो आपका क्या टेक है इस पे? मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया, इनफैक्ट अब तो साउथ इंडिया भी सबको क्रेज है यूपीएससी। तो इज इट वर्थ लाइक डूइंग, वेस्टिंग योर होल यूथ इन सच अ जस्ट अ गवर्नमेंट एग्जाम, दैट्स इट? तो व्हाट्स योर टेक? मतलब मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया में। यस। और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको टू गिव बैक टू सोसाइटी, जो आपने सोसाइटी से लिया है ना। तो इसलिए काफ़ी लोग का ड्रीम जॉब ये होती है। पावर और रुतबा नहीं? पावर रुतबा भी कहीं कहीं मेरे को लगता है हो सकता है कई लोगों का, बट मोस्टली प्रेस्टिजियस जॉब है। हाँ, पावर रुतबा हो सकता है, वो एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। आई डोंट, मतलब मुझे लगता है इसमें कुछ कहने में वो भी नहीं है कि शाही, यस इट गिव्स अथॉरिटी, हाँ, बिल्कुल, इट गिव्स, मतलब व्हाई नॉट, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अच्छी चीज़ है। सोशल हायरार्की में हर कोई ऊपर होना चाहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें यह है कि मतलब जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि जिसका ट्रूली में ये एस्पिरेशन है, ट्रूली वो डिजायर करता है और उसके अंदर से ना एक आग जलती है कि आप पैशन है कि आपको सोसाइटी को कुछ ना कुछ अपनी तरफ देना है, कि अगर इस जीवन में आए हो, करेक्ट, जीवन को व्यर्थ नहीं करना है, कुछ अच्छा काम करे जाना है कि आगे भी 100 साल बाद भी लोग आपको याद रखें, कुछ लेगेसी है आपकी। लेगेसी है। तो आपको अगर ये आग आपके अंदर है, इतनी मोटिवेशन है, तभी आओ इसमें, ना कि यूट्यूब अदरवाइज मतलब ग्रैंड एंट्री देख के नहीं। हाँ, नहीं वो उससे कोई मतलब नहीं आने का। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप भैया कुछ स्टार्टअप करो, एमएसएमई खोलो। सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि अगर आप दूसरों को ना जॉब दे पा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट अगर दे पा रहे हो, तो उससे इस समय बढ़िया कुछ नहीं हो सकता आपके लिए भी और इंडिया के लिए। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जॉब्स जनरेट करना बहुत ज़रूरी हो चुका है अब। एआई आया है, एआई की वजह से पता नहीं कितने जॉब जा सकते हैं, तो एप्रीहेंशंस हैं लोगों के कि हाँ बिल्कुल जा भी सकते हैं। देखो मैं देख रहा हूँ मार्केट जो है इस समय डाउन भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब्स लोगों कम मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अभी एक सर्वे आया था ना, आईटी बॉम्बे के लोग 36% ऑफ द आईटी बॉम्बे आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड। सो तो इसकी अगर तो आप इधर ना आके स्टार्टअप्स करें, एमएसएमईज खोलें, इंडस्ट्रीज बनाएं, लोगों को जॉब दें, तो आई गेस वो एस्पिरेशन बहुत ही बढ़िया एस्पिरेशन होगी मुझे लगता है इस टाइम पे। और मुझे लगता है कि जैसे इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो सेइंग ना, डोंट बिकम अ जॉब सीकर, बिकम अ जॉब गिवर, प्रोवाइडर। बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी ये सोच है। अगर लोग जो है इस पे काम करा जाए तो डेफिनेटली इंडिया काफी आगे जा सकता है। स्पेशली जो अपना अमृत काल चल रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग नेशन, सो व्हाई नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ। जैसे अब देखो आप शार्क टैंक वगैरह कितने पॉपुलर हो रहे हैं शो, एवरीवन वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर। काफी लोग कर रहे हैं और अच्छी बात भी है ना, काफी ज्यादा अच्छी बात भी है। पर्सनल इंडिविजुअल के लिए बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी बात है, नेशन के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे लोगों को फोकस करना चाहिए, जिसके अंदर ट्रूली डिजायर है कि यही करना है, तो आ सकता है, करना भी चाहिए। बिल्कुल। अदरवाइज अगर आप हाफ हार्टेडली कर रहे हो कि भैया सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, दोस्तों का प्रेशर है, वो सस्टेन नहीं कर पाओगे इस जर्नी में, सस्टेन नहीं कर पाओगे, होगा भी नहीं। इसीलिए यहाँ पे देखो पढ़े हैं लोग 6-6 साल से। तो वहाँ पे जो आपका रियल में पैशन है उसको फॉलो करिए, एग्जैक्टली, कुछ बढ़िया काम करिए जिससे आपको भी फायदा हो और पूरे समाज को फायदा हो। तो मुझे लगता है कि, लेकिन तनुज भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये बात ठीक है, अपन समझते हैं, लेकिन सोसाइटी नहीं समझती। सोसाइटी को लगता है जब तक आप कलेक्टर नहीं हो, सरकारी जॉब में नहीं हो, आपकी वैल्यू नहीं है। मतलब आप चाहे प्राइवेट में 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, दे डोंट वैल्यू, है ना। तो वो चीज़ है। तो आई थिंक ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है हम लोग का, इसको चेंज करने की जरूरत है ना। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई एक सीईओ ऑफ द कंपनी इसको उससे बेटर हो सकता है आईएएस से, isn't it? बिल्कुल हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। दोनों अपनी जगह बहुत डिफरेंट लोग हैं और डिफरेंट ना होके भी सेम ही चीज के लिए काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो वो ऐसा नहीं है। हाँ, मैं वही बोला था कि आपने बोला ना कि सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है, तो वही बोल रहा हूँ, सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है इसके ऊपर, तो आप जब तक आपके अंदर से वो आवाज नहीं आती है, सिर्फ बाहरी आवाज है, बाहरी प्रेशर है, तो
नहीं कर पाओगे, नहीं कर, मैंने स्टार्टिंग बोला 2 टाइप का डिसिप्लिन है, 8-9 घंटे वाला पर डे वाला डिसिप्लिन है, एक 2-3 साल वाला डिसिप्लिन है। तो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा तो वो डिसिप्लिन नहीं कर पाओगे। 8-9 घंटे वाला चाहे आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 10 दिन कर लोगे, पर वो जो लंबा डिसिप्लिन है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा कभी भी। वो एक हमेशा वॉइड रहेगा, बिकॉज यू डोंट फील लाइक डूइंग दैट बट यू आर डूइंग इट आउट ऑफ सम प्रेशर। तो अंदर वो खालीपन, जो दिल से डिजायर है वही करना चाहिए, वही करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। तो और आप बताओ क्या कहते हैं अपनी जर्नी के बारे में, अगर आप कुछ बोलना चाहो कि भाई जैसे आप 1-2 टिप्स में कुछ बोलना चाहो कि भाई ये चीज़ करो, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ये चीज़ फॉलो करो, वरना छोड़ दो प्रिपरेशन, है ना। देखो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है शिवम भाई, आपको भी पता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आप सब करते हैं, मैं भी वही करता हूँ, बाकी जो टॉपिक वही करते हैं। थोड़ा किस्मत भी है, देखो एग्जाम में सबको पता है किस्मत का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसमें। वेरी ट्रू। किस्मत आपके साथ नहीं है तो हो सकता है ना हो, किस्मत आपके साथ है तो हो सकता है यू विल फाइंड योर नेम इन द लिस्ट। तो किस्मत भी है, मैं उसको एग्री करूंगा, पर उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप करनी ज़रूरी हैं। जैसे बेसिक बुक को अच्छे से पढ़िए, राइट डायरेक्शन में आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली सिलेबस से स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, PYQs को अपनी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्शन इज़ वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट आई गेस। उसके अलावा बेसिक बुक्स उसका मल्टीपल रिविजन्स करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ें मुझे लगता है कि जो अल्टीमेटली रिजल्ट देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा मुझे लगता है मेरी जर्नी भी 4 साल की रही है, तो लाइफ में पेशेंस होना बहुत, धैर्य जो हम बोलते हैं, बहुत बड़ी बात है, धैर्य बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। धैर्य के बिना ये एग्ज़ाम ना बिना धैर्य के नहीं निकल सकता। हाँ, तो वो होना बहुत ज़रूरी लाइफ में। और तो वही मैंने कहा सपोर्टिंग पिलर्स होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब मेरा भी 21 और 22 में नहीं हुआ था सिलेक्शन, फाइनलिस्ट में नाम नहीं आता, तो वही फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही गंदी फीलिंग होती है, उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता वर्ड से। करेक्ट, पर वो बहुत ज़्यादा गंदी फीलिंग होती है। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट शेर के मुंह से जैसे वो छीन लिया हो, आप इंटरव्यू तक जाके वापस आए हो। हाँ, तो उस टाइम उठना उस टाइम उठना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। उसके लिए आपको लोग चाहिए आपके आसपास, आपके मित्र चाहिए, पेरेंट्स चाहिए उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जब ध्यान रखें कि इतना आइसोलेट नहीं करना है खुद को कि आप लोगों से दूर चले जाएं। बिल्कुल ही हो जाओ। ये गलती कभी नहीं कर देनी है। अपने खास लोगों को, अपने लव्ड वंस को, अपने मित्रों को, अपने माँ बाप को हमेशा अपने पास ही रखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप बनो नहीं बनो, हमेशा साथ रखो। हाँ, बिल्कुल साथ रखना उनको। ठीक है। तो जैसे कि हमको पता ही हम लोग को कि जैसे लगभग 3 में से 1 बंदा जो इंटरव्यू देते हैं, 3 लोग उसमें से 1 बनता है। हाँ, लगभग तो 2.5 के आसपास रेशियो है, 1:2.5। तो लगभग जो 2 लोग नहीं बन पाए, आई मीन जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, उनके बारे में आप क्या कहोगे उनको? मतलब आई नो बिकॉज उस स्टेज पे जाने तक, मतलब ऑलमोस्ट आई बिलीव जो इंटरव्यू तक गए हैं वो सभी उतनी नॉलेजेबल है। 9 पेपर आप मेंस के लिख के आए हो, सभी डिजर्विंग है, एकदम सब डिजर्विंग, क्योंकि किसका बोर्ड पड़ रहा है, किस्मत है सर आगे उसके आगे। एग्जैक्टली। तो आप मतलब क्या मैसेज दोगे उनको? मतलब एंड आई फॉरगेट टू मेंशन, जैसे इट इज वेरी स्वीट ऑफ यू, तो जैसे आपने मेंशन किया कि लक का रोल भी है वो। हाँ सर, क्योंकि लोग टॉपर बनने के बाद नहीं बोलते। नहीं सर, बहुत बड़ा रोल। मेरे को इनफैक्ट पहले लगता था 21 में कि नहीं हो सकता है, पर 4 साल में ना समझ में आती है आपको चीजें, जब आपको एक कहते हैं ना अनुभव। हाँ, अनुभव जो होता है वो ह्यूमिलिटी आ गई। हाँ, तो उसी चीज से आता है। करेक्ट। वहां से आपको लगता है नहीं भाई किस्मत ही बहुत बड़ी चीज है इस चीज में। करेक्ट। और बाकी जिनका नहीं हुआ, यही बोलूँगा कि मैं भी 2 बार इस पेन से गुजरा हूँ, तो मैं एम्पैथाइज मतलब कर पाता हूँ कि भाई हाँ, तो उस होता है। पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंसान इंटरव्यू तक पहुँचा है उसका नाम लिस्ट में ज़रूर आएगा। इस अटेम्प्ट में नहीं आया पर अगले अटेम्प्ट में ज़रूर आएगा। तो ये मैं 100% कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ये चीज़ देखी है। बिल्कुल 100% कह सकता हूँ। और शिव भाई आप तो मोटिवेट करते ही हो लोग बच्चों को, तो कुछ मोटिवेशन आप भी करिए सर इस चीज़ के ऊपर। मैं तो मतलब यही कहूँगा कि जैसे बोल रहा हो, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। बिल्कुल। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, माना लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अरे वाह, ठीक है भाई, फिर सवेरा होगा, कोई बात नहीं हुआ। हाँ। कोई जिंदगी थोड़ा खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात। और वैसे अपन तो बात ही करते थे कि यूपीएससी की हारी हुई घोड़ी भी बाकी घोड़ियों से तेज होती है। तो अगर आप इस लेवल पे आ गए हो तो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी है ही कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे यू विल एक्सेल, है ना। तो और उसके अलावा सर आपका जो एक कैरेक्टर बन के निकलता है, मुझे लगता है 4 साल की पेपर, 4-5 साल जो भी टाइम देते हैं प्रिपरेशन में। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं 2019 या 2020 में जैसा था और आज जैसा हूँ, उसमें जमीन आसमान का अंतर मैं बोल सकता हूँ उस चीज़ में। तो इस एग्जाम ने बहुत कुछ चीज़ दी है। हाँ, बहुत कुछ लिया भी, बहुत कुछ लिया भी है, पर बहुत कुछ दे भी दिया है साथ साथ। एग्जैक्टली। हाँ, तो
मतलब इट शेप्स हाँ। एज अ पर्सनैलिटी ना, मतलब बिल्कुल, एक बिल्कुल, मैच्योर बिल्कुल। पदाधिकारी बन के हाँ, मतलब इरिस्पेक्टिव आप कुछ बनो ना बनो, पर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रूव ये जर्नी पूरी कर देती है आपको, तो ये तो है। बट वही दोबारा रिपीट करूँगा उस चीज़ को कि जिसका जो इंटरव्यू पहुँच चुका है, जिसने फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं मिला जिसको, उसको अगले साल पक्का मिलेगा, ये मैं लिख के बोल सकता हूँ सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना भूल गया, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एस्पिरेंट्स ऑल्सो, क्या ऑप्शनल, जैसे रूमर्स भी हैं ऑप्शनल हट जाएगा, है ना, अपन बात कर रहे थे, तो क्या लगता है कि ऑप्शनल प्लेज अ रोल, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कुछ ऑप्शनल्स, मतलब सम ऑप्शनल आउट परफॉर्मिंग अदर्स, जैसे ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सम मिथ, पीएसआईआर सोशियोलॉजी एंथ्रो चल रहा है काइंड ऑफ, इज इट अ मिथ, और मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि आपका कितना कैलिबर है, या सच में मतलब ऐसा यूपीएससी कुछ करती है, इज देयर अ पैरिटी बिटवीन द ऑप्शनल्स? मेरे ख्याल से सर है, मोस्ट ऑफ द ऑप्शनल्स में है, क्योंकि टॉपर्स अधिकतर ऑप्शनल के जो है ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स पे होता है, और एवरेज आउट भी आई गेस सिमिलर लेवल्स पे ही होता है। हाँ। बाकी डिपेंड करता है, मुझे लगता है इंसान पर्सन टू पर्सन कौन कितना ज़्यादा एफर्ट डाल रहा है उस ऑप्शनल में, और दूसरा आपका जो एग्जाम जिस दिन ऑप्शनल का उस दिन आपका दिन कैसा है। हाँ, तो ये दो चीज़ पे डिपेंड करता है। हाँ, जितनी आपने मेहनत कर दी, जिसने ज़्यादा मेहनत करी उसको अच्छे नंबर आएंगे, कहीं कसर रह गई थोड़े कम हो जाते हैं, बाकी उस दिन बीमार पड़ गए, क्योंकि एक ही दिन तो है ना सर वो। करेक्ट। एक ही दिन तो है, तो उस दिन कुछ भी हो सकता है, तो बिल्कुल, खुद को उस दिन हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में। हाँ, तो डेफिनेटली। तो अब बाकी आप अगर फ्यूचर जो एस्पिरेंट्स हैं अपने, उनको कुछ एडवाइस देना चाहते हो, फाइनल कुछ आप उनको बोलना चाहते हो, जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए, मे बी शायद फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में या स्कूल में, है ना, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? वही बोलूँगा सर, अगर आप सच्चे दिल से एस्पिरेशन है आपकी कि आपको इधर आना ही है, तो बिल्कुल आओ, बिल्कुल तैयारी चालू करो। 1% भी डाउट है, कुछ और पैशन है लाइफ में, कुछ और करना है, कुछ और बड़ा करना है, तो गो फॉर दैट। यहाँ वापस घूम के कभी भी आ सकते हो आप। डेफिनेटली। यूपीएससी ने बहुत टाइम दिया है करने के लिए। हाँ, मैं भी 2 साल जॉब करके ही वापस आया हूँ। तो उधर पहले अपने पैशन को एक्सप्लोर करो पहले, अगर वहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सको तो दैट विल बी आई गेस सबसे बढ़िया चीज़ वही हो सकती है। बिल्कुल। वहाँ मज़ा ना आए किसी कारणवश और फिर आपको लगे कि हाँ भाई आपका ड्रीम था, देन यू कैन कम बैक। कॉलेज लाइफ को अच्छे से जियो, कॉलेज दोबारा नहीं मिलेगा लाइफ में, तो मतलब मिलेगा पर आई मीन यस, वो जो एंजॉय दैट जर्नी, जो ग्रेजुएशन वाला कॉलेज है ना, हाँ, वो लाइफ में वो जो 3-4 साल होते हैं वो लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे वापस, तो उसको एंजॉय करें। करेक्ट। बाकी एस्पिरेशन है, पढ़ना आग है, तो 1-2 घंटा कॉलेज में पढ़े फुल टाइम, तो फिर आपको पढ़ाई अच्छे से करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। बाकी मैंने बोला इससे 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि धैर्य है सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, पेशेंस, करेज भी होना बहुत जरूरी है। करेज है, बिल्कुल करेज है ना, हिम्मत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत, हार्ड वर्क तो है ही, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब 4-5 चीज़ें हैं। बाकी स्टडी मटेरियल करना कैसा है, ये वो सब तो भरा हर जगह मिल जाएगा कोई, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा यूट्यूब में, टेलीग्राम में हर जगह रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो वो तो मिल ही जाता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं, बुक वो तो सब वही कॉमन है, मिल जाएगा सब। मतलब वही मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई खुफिया किताब नहीं है, वही किताबें हैं, वही सब लक्ष्मीकांत, सब वही है। उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो, दैट मैटर्स। सब वही है, क्योंकि कोचिंग का भी आप बटन उठाना ऑलमोस्ट सबका सिमिलर ही है, किसी ने नाक ऐसे पकड़ी है, किसी ने नाक ऐसे पकड़ी है, पर वो सब सिमिलर ही रहता है, क्योंकि ये लोग इन्वेंटर थोड़ा है, दे आर जस्ट प्रेजेंटिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। हाँ, मार्केट से ही तो उठा रहे, मतलब कोई टेक्स्ट बुक से उठा के आ रहा है, कुछ न्यूज़पेपर से उठ के आ रहा है, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट से उठ के आ रहा है, वहीं से उठ के आ रहा है, और उसको थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में थोड़ी एडिशनल और नॉलेज डाल के दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कोई भी मटेरियल उठा लें, बिल्कुल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा जितनी मेहनत करेंगे। आपसे बात करके बहुत मजा आया, मेरे को तो भूल भी गया कि कैमरे से बात चल रही है जैसे अपन बात करते हैं। और इनफैक्ट आप, क्योंकि आप मित्र हैं, तो आपके साथ बहुत ही आई गेस दिल से निकला, तो बीच में हो सकता है एक आध भावुक मोमेंट भी आ गए हो। बिल्कुल। हाँ, तो वो होता ही है। बाकी अच्छा तो शेरो शायरी का मुशायरा अपना फ्लैट पे चलेगा ही। एक और आप सुनाई दीजिए इस माहौल में, कुछ बढ़िया सुना दीजिए। तो आप कॉन्टेक्स्ट बताओ किस पे सुना है, मतलब मोटिवेशन ही दीजिए ना यार। अब हम यूपीएससी से रिलेटेड बात करें, या चलिए ऐसे छोड़िए, जिंदगी से मैं डिजायर्स पे बोलता हूँ। डिजायर्स, बिल्कुल। जैसे डिजायर्स बहुत होते हैं लोगों के ना, कि ये कर लें, वो कर लें, ये मिल गया तो वो, जैसे अपन बात कर रहे थे दानिश भाई, उनको आईपीएस मिला, वो करते इतने नंबर और तो आईएएस मिल जाता। अपन बात कर रहे थे कल की स्कैटर में आ जाते, है ना, तो ये हमेशा नेवर एंडिंग चीजें हैं, चलती रहेगी। तो बुद्ध ने बोला है कि तृष्णा जो बोला गया बुद्ध ने, वो तो नेवर, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हाँ, तो वो तो ठीक है, चलती रहेगी डिजायर्स। तो इस पे मैं बोलूंगा कि ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। तो मतलब यू डोंट हैव टू मतलब बी सो मच, I want to say that you don't have to be very serious, you have to be sincere। बिल्कुल। सीरियसनेस मत, जैसे डार्क नाइट राइजेस का एक डायलॉग है ना, why so serious, हाँ, है ना, तो डार्क नाइट का वैसे डार्क नाइट राइजेस निकलेगा
तो दैट इज देयर। बाकी ये है, एक और आप बोलो तो मैं सुना देता हूँ। अरे आपका तो चलते रहना चाहिए सर। इन हजरतों से कह दो कहीं और जा बसे, है ना, डिजायर से कह दो कहीं और इन जा हजरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह नहीं है दिले दागदार में, 4 दिन मांग कर आए थे जिंदगी से, 2 आरजू में बीत गए 2 इंतजार में। वाह वाह। सो मतलब बेसिकली डोंट बी इन सो हरी, है ना, मतलब आराम से पढ़ना है, करना है। बाकी आप कुछ फाइनली बोलना चाहते हो तो आप एक बोल दो, देन वी एंड अवर डिस्कशन ऑन कैमरा। फाइनली तो मैं मतलब ऐसा कुछ खास मेरे पास बोलने के लिए है नहीं। यही बोलूँगा कि अगर कुछ आपने गोल डिसाइड किया है, निश्चित किया है, तो फिर उसकी तरफ मेहनत करना बहुत ज़्यादा आई गेस ज़रूरी बन जाता है। हाँ। और कभी भी मैं लो फील करता था तो मेरे दिमाग में भी एक ही डायलॉग आता है, वो चीज़, और मैं बोल लेता हूँ, मैं बोलता नहीं है वो चीज़। वही माझी मूवी का जो डायलॉग है, मैं हमेशा ही वो दिमाग रखता हूँ कि भाई जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो डायलॉग बहुत अच्छा है। कभी भी डिमोटिवेशन फील हो, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी लगे, तो एक बार सोच लो ये चीज़, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उससे अपने आदमी आप उड़ जाते हो। तो वंडरफुल वंडरफुल, यही है सर जी। सो विद दिस वी हैव अवर तनुज भाई। सो थैंक यू तनुज भाई, बहुत बहुत